मेहनत। एक बार दिखाइए। चलिए फिर से शुरू से 2 मिनट में कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें शुरू से करवा दें। चलो ठीक है। देखो बायोलॉजी जो वर्ड है, कोई भी सब्जेक्ट जो होता है उस सब्जेक्ट का जो पहला वर्ड है, मतलब जिससे उस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, वो किसी ना किसी लैटिन वर्ड से निकल के आता है, ग्रीक वर्ड से निकल के आता है, या फिर मिस्र के शब्दों से बन करके आता है। ठीक है, जैसे अगर एक शब्द की हम लोग चर्चा करें, कीमिया। कीमिया, ठीक है, तो ये कीमिया शब्द है, यह कहां से निकल करके आया है? कीमिया जो शब्द है यह कहां का शब्द है? मिस्र का। कहां का है? मिस्र का। मिस्र समझ रहे हो? मिस्र को कहा जाता है क्या? अंग्रेजी में इजिप्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? इजिप्ट। तो इजिप्ट के लोग वहां की जो मिट्टी रहती थी उस मिट्टी को कीमिया कहते थे। क्यों कीमिया वहां की मिट्टी को कहते थे? क्योंकि वहां की मिट्टी का जो कलर होता था वह किस रंग का होता था? ब्लैक। वहां की मिट्टी किस रंग की थी? ब्लैक, काली रंग की थी। तो कीमिया शब्द का मतलब होता है ब्लैक कलर, काला रंग। तो मिस्र के लोग वहां की मिट्टी को क्या कहते थे? कीमिया। कीमिया वर्ड मॉडिफाई होते होते किस में बदल गया? केमिस्ट्री में। ठीक है, तो पूछा जाए अगर केमिस्ट्री का शुरुआत, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है, तो क्या कहोगे? कीमिया से हुई है। वैसे ही एक वर्ड है फ्यूसिस। फ्यूसिस, ठीक है, फ्यूसिस का मीनिंग होता है प्राकृतिक घटनाएं, नेचुरल फेनोमेनन। प्राकृतिक घटना को क्या कहा जाता है? फ्यूसिस। तो फ्यूसिस वर्ड किस में कन्वर्ट हो गया? फिजिक्स में। क्या बदल गया? फिजिक्स में बदल गया। तो फिजिक्स में हम लोग किसका स्टडी करते हैं? फिजिक्स में स्टडी करते हैं हम लोग प्राकृतिक घटनाओं का, नेचुरल फेनोमेनन का। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर देखा जाए कि बायोलॉजी जो शब्द है ये दो शब्दों को मिलाकर के बनता है। पहला वर्ड है इसमें बायोज और दूसरा वर्ड है इसमें लोगोज। दो शब्दों को मिलाकर के बायोलॉजी बनता है, बायोज और लोगोज। बायोज जो वर्ड है, पहला वर्ड बायोज, इसका मीनिंग होता है जीवन, लाइफ। और दूसरा शब्द है लोगोज, इसका मतलब होता है अध्ययन, स्टडी। ठीक है, तो बायोलॉजी शब्द का क्या मतलब है? जीवन का अध्ययन। ठीक है, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। अगर इसको परिभाषित किया जाए तो हम लोग कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा, लिखते भी रहेंगे आप लोग साथ में, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहेंगे? जीव विज्ञान कहेंगे। याद रखना है बायोलॉजी में केवल और केवल लाइफ का स्टडी किया जाएगा। जो भी इंडिविजुअल में लाइफ है, जीवन है, केवल उसी के बारे में बायोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप कैसे पता करोगे कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, तो जीवन का कुछ आधार बनाया गया है। जीवन का आधार यानी बेस ऑफ लाइफ, यानी किस आधार पर आप पता करोगे कि कोई जीव जीवित है या फिर मृत है, तो इसका पहला आधार होता है उस जीव में वृद्धि और गति होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा आधार है उन जीवों में उपापचयी क्रिया होनी चाहिए, और तीसरा है उन ऑर्गेनिज्म में चेतना होना चाहिए। ठीक है, तो तीन काम अगर किसी भी जीव में हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? जीवित कहेंगे। ठीक है, पहला है वृद्धि और गति, दूसरा है उपापचयी क्रिया, और तीसरा है चेतना। वृद्धि और गति का क्या मतलब है? उस जीवों में लगातार उसका आकार में बढ़ोतरी होना चाहिए, उसका हाइट, उसके बॉडी का वेट ग्रो करना चाहिए। गति का मतलब मूवमेंट उसमें होना चाहिए। लोकोमोशन एक क्राइटेरिया है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को परफॉर्म कराता है, बताता है। दूसरा है उपापचयी क्रिया,
उपापचयी क्रिया का क्या मतलब होता है? वो सारी क्रियाएं जिसके द्वारा कोई जीव अपने लाइफ को धरती पर मेंटेन करता है, उसको क्या बोलते हैं? उपापचयी क्रिया बोलते हैं। जैसे भोजन का पाचन क्या है? उपापचयी क्रिया। श्वसन क्या है? उपापचयी क्रिया। रक्त का परिसंचरण उपापचयी क्रिया। उत्सर्जी पदार्थों का शरीर से निष्कासन उपापचयी क्रिया। समझ में आया? तो उन जीवों में क्या होना चाहिए? उपापचयी क्रिया होना चाहिए। तीसरा क्या लिखा हुआ है? चेतना। चेतना का मतलब कॉन्सियसनेस, उन जीवों में सोचने समझने की क्षमता, सुख दुख का वे अनुभव करें, ये सारी चीजें उनमें होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि सर मनुष्य में तो समझ में आता है, बाकी जंतुओं में ये सारी काम होता है, क्या पौधों में भी ये सारा काम होता है? तो प्लांट में भी याद रखना है, वृद्धि तो होता ही है, प्लांट में गति भी होता है। अब आप कहोगे पौधा कहाँ चलता है, इधर से उधर चलता है क्या? नहीं चलता है। तो उसमें गति कैसी होती है? तो अलग अलग प्रकार के अनुवर्तन होते हैं। सूरजमुखी को देखोगे आप तो सुबह में पूर्व दिशा की ओर रहेगा, शाम में उसका फूल किधर घूम जाता है? पश्चिम की ओर। उसको बोला जाता है प्रकाश अनुवर्तन, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहा जाता है। तो गति तो हो ही रहा है, ठीक है। जलीय पौधे जो होते हैं पानी के धारा की दिशा में बहते रहते हैं, तो उसको हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट कहते हैं, जलानुवर्तन। परागकण जो होते हैं वो पराग नलिका के अंदर ट्रांसफर होते हैं और फूल के बीजांड को निषेचित करते हैं। तो पौधों में भी ये गति हो रहा है। तो सारे जीवों में वृद्धि और गति होता है, चाहे वो पौधा हो चाहे जंतु हो। उपापचयी क्रिया पौधों में होती है, पौधा में भी श्वसन होता है। गोंद के पौधे से लैटेक्स बाहर निकलता है, यानी उत्सर्जन वहां भी हो रहा है। गैसों का परिवहन उनके भी शरीर में जाइलम फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन हो रहा है। तो उपापचयी क्रिया पौधों में भी हो रही है। पौधे भी चेतना होती है, पौधे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। ये बात किसने बताई थी? तो प्लांट केस से रिलेटिव एक साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम था जेसी बोस, ठीक है, जगदीश चंद्र बोस, ठीक है। इन्होंने एक यंत्र बनाया था, मशीन, जिसका नाम था क्रिस्कोग्राफ। क्या नाम था? क्रिस्कोग्राफ। क्रिस्कोग्राफ से हम लोग क्या मापते हैं? पौधों की लंबाई, ठीक है, पौधों की लंबाई का मेजरमेंट किया जाता है क्रिस्कोग्राफ से। तो ये क्रिस्कोग्राफ मशीन बनाए थे जगदीश चंद्र बोस, और जगदीश चंद्र बोस ने ही बताया था कि प्लांट में भी फीलिंग्स होता है, वो भी सुख दुख का अनुभव करता है। बात आई समझ में? तो जिन जीवों में यह तीनों काम हो रहा है वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा? जीवित जीव कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इस बायोलॉजी में सबसे पहले रिसर्च करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था, लिखेंगे एरिस्टोटल। हिंदी में इनको कहा जाता है अरस्तु। अरस्तु लिखेंगे। अरस्तु को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं और फादर ऑफ जूलॉजी भी, दोनों कहा जाता है। जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान। जूलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान, जहां पर केवल किसके बारे में पढ़ा जाए? एनिमल। जूलॉजी में याद रखोगे केवल एनिमल के बारे में पढ़ा जाता है, बॉटनी में प्लांट के बारे में पढ़ा जाता है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का भी जनक और जंतु विज्ञान का भी जनक, दोनों किसे कहा जाता है? अरस्तु को, या फिर एरिस्टोटल अंग्रेजी में कहते हैं। अरस्तु के बाद एक दूसरे व्यक्ति आते हैं, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, इनको बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, इसका जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। दो साइंटिस्ट का नाम और याद रख लेना है, लैमार्क एंड ट्रेवेरिनस। इन्होंने बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है। लैमार्क और ट्रेवेरिनस, ये दो व्यक्तियों ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। समझ गए? तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन? अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी कौन? अरस्तु। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। बायोलॉजी शब्द किसने दिया? लैमार्क और ट्रेवेरिनस। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट समझना, बायोलॉजी में हम लोगों ने अभी क्या कहा? केवल किन के बारे में पढ़ेंगे? जो जीवित जीव है उनके बारे में पढ़ेंगे। अब एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है वायरस। क्या नाम है? वायरस।
अंग्रेजी में कहते हैं वायरस, हिंदी में कहते हैं विषाणु। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका के संख्या के आधार पर वायरस किस प्रकार का जीव है, जैसे हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, जो भी बैक्टीरिया होते हैं सभी एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिका मतलब उनके शरीर की बनावट में केवल एक कोशिका भाग लेती है, ठीक है, तो वो एक कोशिकीय है। तो पूछा जाए अगर आपसे कि वायरस जो है वह एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय, तो क्या बोलोगे? हाँ, एक कोशिकीय। एक कोशिकीय, एक कोशिकीय नहीं, क्या होता है वायरस? अकोशिकीय होता है, याद रखना है। वायरस एक कोशिकीय नहीं है, अकोशिकीय। अकोशिकीय का मतलब अंग्रेजी में होता है ए सेलुलर। जैसे जो एक कोशिका का बना हुआ होगा वह हो जाता है यूनिसेलुलर, जो बहुकोशिका का होगा मल्टी सेलुलर, और जिसमें कोई कोशिका नहीं है, विदाउट सेल, उसको क्या बोलते हैं? अकोशिकीय। याद रहेगा, यानी वायरस किसी भी कोशिका का बना हुआ नहीं है, इसीलिए ये वायरस अपवाद है। यह वायरस क्या है? अपवाद, एक्सेप्शन है। किसका अपवाद है? लिखेंगे जीव विज्ञान, जीव विज्ञान तथा कोशिका सिद्धांत। वायरस जो है यह जीव विज्ञान और कोशिका सिद्धांत, यह दोनों का एक्सेप्शन है, अपवाद है। ठीक है, तो सेल के संख्या के आधार पर वायरस में कोई सेल नहीं है। दूसरा एक और फैक्ट याद रखना है आपको कि जो वायरस अपवाद है जीव विज्ञान का और कोशिका सिद्धांत का। क्यों? क्योंकि जीव विज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? जो जीवित है। वायरस जो होता है, अच्छा अभी समझ में आ जाएगा, वायरस में ही कंटिन्यू करना। वायरस, वायरस लिखिएगा, वातावरण में मृत तथा अतिथि कोशिका में जीवित होता है। इसलिए इसे सजीव तथा निर्जीव के बीच योजना कड़ी कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। बात आई समझ में? अब देखो, अभी आपने क्या लिखा कि वायरस जो है वो कैसा होता है? तो वायरस जब वातावरण में रहेगा यानी इन्वायरमेंट में रहेगा तो कैसा रहेगा? मृत। इन्वायरमेंट बने आग, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश में मृत होगा। और जैसे ही यह किसी अतिथि कोशिका में प्रवेश करेगा, मतलब किसी पौधा में प्रवेश कर जाए, हम लोगों में आ जाए, किसी जंतु में चला जाए, तो यह वायरस क्या हो जाता है? यह वायरस क्या हो जाता है? जीवित। तो वायरस पहले मरा हुआ है, किसी बॉडी में आया तो क्या हो गया? जीवित हो गया। फिर भी वायरस को, मृत है फिर भी इसका अध्ययन बायोलॉजी में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, इसलिए बायोलॉजी का क्या है? एक्सेप्शन है। बात आया समझ में? बायोलॉजी में हम लोग केवल किसका अध्ययन करते हैं? जीवित जीवों का। लेकिन वायरस वातावरण में मृत है फिर भी इसका अध्ययन बायोलॉजी में किया जा रहा है, इसलिए ये अपवाद है बायोलॉजी का। दूसरा हमने लिखा है कि वायरस अपवाद है किस चीज का? तो कोशिका सिद्धांत का। किसका? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेल थ्योरी। ये सेल थ्योरी डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस अभी इतना बता देते हैं कि सेल थ्योरी 1838 और 1839 में दो वैज्ञानिकों ने दिया था। एक का नाम था स्लाइडेन और एक का नाम था स्वान। इन दोनों ने साथ में काम करके सेल थ्योरी दिया था 1838 और 39 में। और कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत इन लोगों ने तीन बात मुख्य रूप से कहा था। कितना बात कहा था? तीन। पहला बात कोशिका सिद्धांत में क्या कहा था कि जितने भी जीव होते हैं वो सब कोशिका के बने होते हैं। पहला बात क्या कहा? जीवित जीव कोशिका के बने होते हैं।
इसीलिए सेल को बोला गया था जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। बात आया समझ में? सुना आपने क्या कहा? हमने क्या कहा? कोशिका सिद्धांत की पहली बात हमने क्या कही कि सारे जीव किस चीज के बने हुए हैं? कोशिका के। और वायरस क्या कह रहा है? हम कैसे हैं? अकोशिकीय, बिना सेल का। तो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन हो गया। वायरस बिना कोशिका का है, बाकी सारे जीव या तो एक कोशिकीय होंगे या बहुकोशिकीय होंगे। तो सेल थ्योरी क्वेश्चन कई बार आया है कि सेल थ्योरी किस जीव पर लागू नहीं होता? किस पर लागू नहीं होता? वायरस पर लागू नहीं होता। ठीक है। दूसरा बात कहा था स्लाइडेन और स्वान ने कि सारे बहुकोशिकीय जीव भी एक कोशिका के बने हैं। जितने भी धरती पर बहुकोशिकीय जीव हैं वो सब कितने कोशिकाओं के बने हैं? एक कोशिकाओं के। शुरुआत में वो एक कोशिका के थे और उसी से डेवलप होते होते किसमें बदल गए? बहुकोशिकीय में। जैसे हम लोगों का पूर्वज कौन है? साइनोबैक्टीरिया। धरती पर सबसे पहले कौन सा जीव आया था? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया से धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और बाकी के स्पेसीज बने थे। तो बहुकोशिकीय जीव की उत्पत्ति भी एक कोशिका से हुई है। ये दो बातें मुख्य रूप से स्लाइडेन और स्वान ने सेल थ्योरी में कहा था। क्लियर हो गया? दैट्स व्हाई वायरस इज एक्सेप्शन ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज सेल थ्योरी। ओके, आगे लिखा हुआ है वायरस क्या है? ए सेलुलर, अकोशिकीय, मतलब बिना किसी कोशिका का बना हुआ है। अब ध्यान से समझना, देखो वायरस को अगर आप अकोशिकीय कह रहे हो, ठीक है, तो ये बाहर में मरा हुआ है और किसी लिविंग इंडिविजुअल में आकर के जीवित हो जा रहा है। ऐसा किस तरीके से हो रहा है? क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना कि बाहर में मरा हुआ है और शरीर में आते ही जीवित हो जा रहा है। तो होता क्या है? स्लाइडेन और स्वान बड़ा जीनियस था। उसने जो कहा कि सारे जीव कोशिका के बने हुए होते हैं, बड़े रिसर्च के बाद कहा था। कोई भी कोशिका होती है उसके मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 3। कोशिका का सबसे बाहरी भाग कहलाता है कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली के भीतर आओगे तो एक चिपचिपा तरल द्रव्य है। इस द्रव्य को बोला जाता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य के भीतर आप जाओगे, कोशिका द्रव्य के भीतर जाओगे तो आपको मिलेगा केंद्रक। ये हो गया क्या? केंद्रक। केंद्रक। और केंद्रक को अगर आप डिटेल में समझेंगे तो केंद्रक के बाहर का जो भाग होता है इसे बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। केंद्रक के भीतर जाओगे तो एक चिपचिपा तरल द्रव्य है। इस द्रव्य को बोला जाता है केंद्रक द्रव्य। और केंद्रक के बिल्कुल सेंटर में जाओगे तो क्या मिलेगा? केंद्रिका। समझ में आया? तो एक कोशिका के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 3 भाग। सबसे बाहरी भाग क्या कहलाएगा? कोशिका झिल्ली। उसके बाद क्या है? कोशिका द्रव्य। और तीसरा भाग क्या है? केंद्रक। पहले समझ लीजिएगा फिर लिखिएगा। यहां पर आपको यह समझना है कि जब कोशिका में 2 चीजें मौजूद हो, कौन सा 2 चीज? पहला कोशिका द्रव्य, और इस कोशिका द्रव्य के साथ क्या मौजूद हो? केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य। तो इन दोनों द्रव्यों के मिलने से जो तीसरा पदार्थ बनता है उसे कहते हैं जीव द्रव्य। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। और ये जो जीव द्रव्य है इसका खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका खोज किया था पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य को डिस्कवर, खोज किया था किसने? पुरकिंजे ने इसका खोज किया था। और पुरकिंजे ने कहा था कि जब तक किसी कोशिका के अंदर यह जीव द्रव्य नहीं बनेगा तब तक वो कोशिका मृत होगी। जब तक किसी सेल के अंदर में जीव द्रव्य नहीं बनेगा तब तक वो सेल कैसा होगा? मृत होगा। याद रखना है आपको कि वायरस जो है उसके कोशिका में केवल एक भाग नहीं पाया जाता है और वो क्या है? कोशिका द्रव्य। वायरस की कोशिका में क्या अनुपस्थित है? कोशिका द्रव्य अनुपस्थित है। इसीलिए वो वातावरण में मृत है, क्योंकि वो जीव द्रव्य नहीं बना पाता। और जैसे ही किसी की कोशिका में प्रवेश किया तो उस दूसरी कोशिका से क्या ले लेगा? कोशिका द्रव्य। और उसके पास केंद्रक द्रव्य है ही, तो दोनों को मिला करके क्या बना लेगा? जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य बना के जीवित हो जाएगा। बात आया समझ में? इसलिए वायरस को हम लोग क्या कहते हैं? सजीव निर्जीव के बीच की योजना कड़ी, कनेक्टिव लिंक बिटवीन डेड एंड लिविंग। साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म
और जीव द्रव्य को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। छाप लीजिए जल्दी। सोचो, सोच के बताओ। केंद्रक को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। और द्रव्य को प्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। कौन कौन सा सब्जेक्ट आप लोग पढ़ लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं? कैसे अधूरा है? हाँ? खत्म हो गया एंशियंट? तो दो खत्म हो गया ना, एंशियंट और मॉडर्न। मॉडर्न हिस्ट्री तो क्वेश्चन आपके सिलेबस में केवल मॉडर्न हिस्ट्री तो है। प्रोटोप्लाज्म, हाँ। टीआरई में आप लोग का जो 1 to 5 में उन लोगों का केवल सब्जेक्ट में मॉडर्न हिस्ट्री है। अब मॉडर्न हिस्ट्री में भी स्वतंत्रता संग्राम है, केवल फ्रीडम मूवमेंट है। इतना छोटा तो सिलेबस है, इसके बाद भी अगर टीचर नहीं बन पा रहे हो तो फिर गड़बड़ बात है। वर्ल्ड क्या पढ़ना? तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़ना, सब्जेक्ट हिस्ट्री है आपका। तो जब हिस्ट्री ही है तब क्या सोचना है? तो 80 नंबर का आपको हिस्ट्री पूछेगा, तो फिर तो पढ़िए पूरा हिस्ट्री। तो बाकी सब्जेक्ट तो घट भी तो जा रहा है आपका। ठीक है, इसको ही, ये तो सब लिख लिया हो ना, इसके बाद हम कर देते हैं। ठीक है, टर्म को कर देंगे। सबसे आसान काम है टीचर बनना, ठीक है? इसलिए बन जाइए सब लोग। सही बोल रहे हैं, इससे आसान कोई जॉब है नहीं, टीचर बनने से आसान कोई जॉब नहीं है। लास्ट एग्जाम के समय क्या करें? अभी पूरा क्लास चल रहा है थ्योरी, इसको अच्छे से पढ़िए। एग्जाम का जब लास्ट टाइम रहेगा, मतलब 2 महीना रहेगा या 3 महीना रहेगा, तो 5वां वेद खरीद लीजिएगा। 5वां वेद, वेद क्या हुआ? 4 गो है ना? कौन कौन वेद है बताओ ना? ऋग, साम, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 5वां वेद है लूसेंट, हाँ, है ना? पैर छू के उनको प्रणाम कर लेना। नहीं आएगा पूरा, उसको लास्ट में क्या करना, वो आता है ना हाइलाइटर, उसको उस रंग रंग के पढ़ लेना। सुगहरा रंग के लाइटर का हाइलाइटर खरीद लेना, तोता कलर, और उससे 5-6 बार उसको अंडरलाइन कर करके पढ़ लेना। उसके बाद जीएस तो कहीं से फंसने वाला है नहीं, ठीक है? पूरा जीएस खत्म। जीएस का मतलब हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सारे आप लोग जीएस के बाहर थोड़ी हैं, लास्ट में रिवीजन के लिए। लेकिन तब तक वो किताब समझ में नहीं आएगा जब तक बेसिक क्लियर नहीं हो। वो केवल रिवीजन बुक है, वो सीखने वाला बुक नहीं है। अब आप सोचिए कि हम सीख लें पूरा कहानी की तरह, जीएस याद कर ले, 3 जन्म में पढ़ के याद नहीं होगा। उससे केवल क्या होगा? रिवीजन। अब पूरा आप 1857 की क्रांति खूब बढ़िया से पढ़ चुके हैं, कहानी की तरह याद है कि कौन कहां से 1857 में विद्रोह अपना कर रहा था, नाना जी कहां से विद्रोह कर रहे थे, ठीक है? उसके बाद और लोग, जो लोग जो थे, ठीक है, वो लोग कहां, लक्ष्मीबाई कहां से कर रही थी, पेशवा जो थे वो कहां से कर रहे थे, बिहार में जगदीशपुर से कौन कर रहे थे, ठीक है? किनका किताब का दुकान था जो विद्रोह कर रहे थे, पूरा कहानी की तरह याद हो गया। अब उसके बाद लूसेंट एक नजर पढ़ोगे ना तो सारा कुछ कंप्लीट मेमोराइज हो जाएगा। उसका एग्जाम में बैठ के गर्दा उड़ा दोगे। समझ आया? तो लास्ट में जिसके दिमाग में अब ये कीड़ा लग गया वो एग्जाम देना छोड़ दे। एक लाइन में, जिसको ये कीड़ा लग गया है दिमाग में, कितना मैक्सिमम फॉर्म भराता है आपके टीआरई में? वैकेंसी नहीं पूछ रहे हैं, फॉर्म कितना भराता है? 4 लाख स्टूडेंट बैठा था, 4 लाख स्टूडेंट टीआरई 3 में बैठा ना, और वैकेंसी कितना था? 60,000, 87, 87,000 में 4 लाख लोग बैठे हैं। अभी पीसीएस का एग्जाम होगा, 1900 कुछ वैकेंसी है, 1950 वैकेंसी है, 1900, 1950 वैकेंसी मान लो राउंड फिगर में, ठीक है? और कितने स्टूडेंट बैठेंगे? 10 लाख। तो मुश्किल है आपका एग्जाम। अभी रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, 11,000 सीट है, फॉर्म भरा रहा है रेलवे एनटीपीसी का, 11,000 उसमें सीट है। अब पूरे भारत से कितना भी कम स्टूडेंट बैठेगा ना तो 1.5 करोड़ बैठेगा। कितना बैठेगा? 1.5 करोड़।
और आपका यहाँ 1 लाख सीट है, 4 लाख लोग बैठ रहा है, तो उसी में छटपटा रहे हैं आप लोग। तो 5 लाख बैठने दो ना, 1 लाख वैकेंसी है। अब वो भी आपके एग्जाम में एक बार पीटी क्वालिफाई करो, जॉब मिल गया ना, मेंस है ना इंटरव्यू है। यहाँ रेलवे में बेचारा पीटी देगा, मेंस देगा, फिर टाइपिंग जाकर के देगा, उसके बाद फाइनल होगा। तो दुनिया का सबसे आसान एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी आप लोग हैं, इसमें भी नहीं निकल रहा है तो दिमाग में गोबर वाला कीड़ा घुस गया है। थोड़ा सा जो पढ़ लेगा ना, घर पर जाकर के कुछ नहीं, अभी से 4-4 घंटा भी घर से क्लास के बाद, ज्यादा नहीं, कैसे भी टाइम निकाल करके लुसेंटे पढ़ो, इतिहास जिनका है इतिहास का किताब पढ़ो, बस 4 घंटा घर पे बैठ करके कसम खा लेना कि 4 घंटा जिस दिन नहीं पढ़ेंगे रात में सोएंगे नहीं। इस जिद के साथ खाली 4 घंटा पढ़िए, बाद बाकी कुछ मत करिए, उसके बाद आपका रिजल्ट रुक जाए तो आकर के कहिएगा, किसी का रिजल्ट नहीं रुकेगा। टीआरई 1 टीआरई 2 में हम लोगों ने कम से कम कितना भी कम स्टूडेंट पढ़ाया है, तो जहां तक हम पढ़ाए होंगे कम से कम ऑनलाइन ऑफलाइन मिला करके, यूट्यूब वगैरह मिला दे तो 2-2.5 लाख स्टूडेंट को पढ़ाए हम लोग। अब उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट क्या हुआ, टीआरई 1 टीआरई 2 में क्या हो गया, सफल हुआ। उसमें ऐसे ऐसे स्टूडेंट सफल हुए जिसको देख करके हम लोग गेस नहीं कर सकते थे कि इसका रिजल्ट होने वाला है। हम बताए भी थे, बहुत सारी लड़की लोग आती थी पढ़ने के लिए, वो भी आ रही है अपने बच्चों को लेकर के आ रही है पढ़ाने के लिए, वो कैंप पे बैठ के यहाँ कर रहा है, वो बेचारी बैठ के पढ़ रही है, सबका भी सिलेक्शन हो गया, कोई बचा नहीं। तो सबसे आसान एग्जाम आप ही लोगों का, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता है, एकदम इज्जत प्रतिष्ठा का नौकरी है। गांव में जाइएगा मास्टर मास्टर साहब कहाइएगा, कोचिंग वाले हम लोग मास्टर, कोई मास्टर साहब कहता है, कोई नहीं कहता है आप लोग गांव में मास्टर साहब बने रहिएगा, हम लोगों से सीधे 4 गुना बेहतर जॉब में आप लोग चले जाइएगा। तब हुमच के वैकेंसी आ रहा है, कम नहीं है। और लास्ट ही मिला हुआ है मौका, टीआरई 4 टीआरई 5 आए तो आए, नहीं तो टीआरई 4 मान करके चलो लास्ट टाइम है, और नहीं आया तो 2-3 साल फिर लटके रह जाओगे, 2-3 साल तक आएगा नहीं, 2-3 साल फिर कुछ वैकेंसी आएगा नहीं। तो टीआरई 4 लास्ट एकदम मान करके इसको तैयारी करिए लोग। इसीलिए कह रहे हैं कुछ मत करो, यहां क्लास जब खत्म हो गया घर पर जाकर के कितना देर, 4 घंटा, जब तक 4 घंटा नहीं पढ़ोगे रात में नहीं सोना है, एकदम जिद कर लीजिए, मन में बैठा लीजिए आज से लेकर के एग्जाम तक, उसके बाद किसी का रिजल्ट नहीं फंसेगा, वो हम बता रहे हैं। कितना भी मंद बुद्धि स्टूडेंट होगा, अगर ऐसे 4 घंटा रोज पढ़ना शुरू कर दे, नहीं फंसने वाला है उसका रिजल्ट। ठीक है, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो पूरा पढ़िए, और उसके साथ सेल्फ स्टडी, आपको आपका सिलेबस पता है, जो 6 to 8 पढ़ने वाले हैं वो अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक उनका मिला हुआ है, 80 नंबर का वहां से आएगा, 40 नंबर का जीएस आएगा, तो 80 नंबर का जो उनका है, मान लो इतिहास है किसी का, तो इतिहास का सबसे बेहतरीन बुक जिसको पढ़ करके लोग यूपीएससी क्लियर कर लेता है, स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम कितने पेज की है, 900 पेज की बुक है। अभी 900 पेज का किताब अगर एक दिन में आप 20 पेज भी पढ़ते हैं तो लगभग 45 दिन में खत्म हो गया कि नहीं हो गया। अब आपका एग्जाम में 45 दिन है, ई पढ़ करके हम बता रहे यूपीएससी निकलता है, तो जिसको इतिहास एक बार खत्म कर दिया तो उसका इतिहास फंसने वाला है। समय बहुत अभी टाइम है, बस टाइम का। हाँ, लूसेंट पढ़िए, सब सब्जेक्ट का अलग अलग पढ़िए ना, क्या दिक्कत है, 1 to 5 वाले। हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री भी है। हाँ, लूसेंट वो रिवीजन के लिए करिएगा, वो रिवीजन के लिए, इसको पढ़ने के बाद उससे रिवीजन क्लियर ना। लेकिन बस 4 घंटा घर पे रोज पढ़िए, रोज पढ़िए, 4 घंटा में प्रयास करो 3 घंटा जो है वो नया चीज पढ़ो, ठीक है, और 1 घंटा जो पहले का पढ़े हुए हो उसको रिवीजन करो। 3 घंटा नया पढ़ना है, 1 घंटा रिवीजन करना है, ठीक है, आराम से होगा सिलेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद देखेंगे जीव विज्ञान की शाखाएं। जीव विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, देखो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी का क्या मतलब है, किसी भी विषय को आसानी के साथ पढ़ने के लिए उसको कई सारे ब्रांच में बांट दिया जाता है।
अब जैसे पूरा बायोलॉजी अगर पढ़ना हो तो पॉसिबल है। कोई 5 साल एमबीबीएस पढ़ेगा, फिर 3 साल मास्टर्स एमएस या एमडी पढ़ेगा, स्पेशलाइजेशन करेगा 2 साल, 10-12 साल पढ़ता है कोई, तो एक अंग का डॉक्टर बन पाता है। लीवर का बन गया, किडनी का बन गया, तो एक ही अंग का बनता है ना। तो एक अंग का डॉक्टर बनने के लिए कितना साल पढ़ना पड़ा उसको? 12 साल। तो पूरा बायोलॉजी कोई जीवन भर में पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता है। तो बायोलॉजी को पढ़ने लायक बनाने के लिए उसको क्या किया जाता है? कई सारे ब्रांच में बांट देते हैं। उसी में पहला ब्रांच आपने लिखा है क्या? एनाटॉमी। इसमें डैश देकर के लिखिएगा आंतरिक अंग तंत्रों का अध्ययन। आंतरिक अंग तंत्रों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन सिस्टम। स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, आंतरिक अंग तंत्रों का अध्ययन। ठीक है। कौन से जीव के शरीर के भीतर कौन कौन से अंग काम कर रहे हैं, इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? एनाटॉमी में किया जाता है। जैसे अगर आपसे डिफरेंस कुछ पूछा जाए कि मानव में, ह्यूमन और कॉकरोच, 2 जीव हैं, पूछे अगर आपसे कि इन दोनों में समानता है क्या, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो दोनों के का जो डिफरेंस है वो आप क्या पढ़ोगे तो पता चलेगा? एनाटॉमी। पहला डिफरेंस आप कहोगे कि सर मानव, इसको लिखना नहीं है, समझने के लिए बता रहे हैं। पहला डिफरेंस आप कहोगे कि सर मनुष्य में अंतः कंकाल पाया जाता है। मनुष्य में क्या पाया जाता है? अंतः कंकाल। कंकाल का मतलब क्या होता है? शरीर का ढांचा, बॉडी का शेप। कंकाल का मतलब हड्डी नहीं होता, कंकाल का मतलब क्या होता है? बॉडी का शेप। तो हम लोगों के शरीर का शेप कहां से है? शरीर के भीतर है कि बाहर है? भीतर है। हम लोगों का पूरा स्केलेटन कंकाल कहां है? शरीर के भीतर है। कंकाल हटा दिया जाए तो मांस के चलते बॉडी का शेप बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो हम लोग कैसे जीव हैं? अंतः कंकाल। हम लोगों का अंतः कंकाल यानी इंडोस्केलेटन किस चीज का बना हुआ है? हड्डी किस चीज का बना हुआ है? कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट, 2 चीजों से बना है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। कॉकरोच जो होता है इसमें पाया जाता है बाह्य कंकाल। क्या होता है? बाह्य कंकाल। मतलब इसके शरीर का जो ढांचा है वो शरीर के बाहर से है, इसके शरीर के भीतर कोई कंकाल नहीं है। कंकाल कहां है? शरीर के बाहर। और जो इसका बाहर का कंकाल होता है वह किस पदार्थ का बना होता है? काइटिन। किस पदार्थ का बना है? काइटिन का। काइटिन क्या होता है? तो एक शर्करा का प्रकार है। कैसी शर्करा काइटिन होती है? तो कर्साइटिन को बोला जाता है बहुशर्करा, पॉलीसेकेराइड इसको बोला जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुशर्करा भी केमिस्ट्री में। तो बहुशर्करा पॉलीसेकेराइड जो होता है उसी से बना हुआ है कॉकरोच का बाह्य कंकाल। यह बाह्य कंकाल इतना मजबूत होता है कि इस पर परमाणु का रेडिएशन कोई काम नहीं कर पाता। परमाणु का रेडिएशन कोई इफेक्ट नहीं डाल पाता है। परमाणु समझ रहे हो? एटम बम। एटम बम कहीं पर फटता है तो विस्फोट से किसी को मारता है क्या? एटम बम लोगों को कैसे मारता है? विस्फोट से कि रेडिएशन से? रेडिएशन से। रेडिएशन का मतलब एक तरीके का प्रदूषण। मान लो यहां पर कोई एक एटम बम है, ये एक परमाणु बम है। इस परमाणु बम को कहीं पर पटक दिया गया, तो पटकने के बाद परमाणु बम को फोड़ने के लिए, विस्फोट कराने के लिए इस पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग कराया जाता है। क्या गिराया जाता है? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं, क्या गिराते हैं? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जिसको केमिस्ट्री में हम लोग सबसे निष्क्रिय मानते हैं, बिना काम का है, आवारा है, वो न्यूट्रॉन को ही गिराने पर परमाणु बम फटता है। ठीक है। और जब परमाणु बम फटता है तो परमाणु बम के भीतर में क्या रहता है? रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहता है। रेडियो सक्रिय तत्व किसे कहा जाता है? जैसे यूरेनियम, जैसे थोरियम, जैसे पोलोनियम, ये सब क्या है? रेडियो सक्रिय तत्व है। रेडियो सक्रिय तत्व किसे कहा जाता है? वैसा तत्व, जैसे मान लो यह यूरेनियम है, ठीक है, क्या है? यूरेनियम। तो वैसा तत्व जिसको केवल आप खुला कहीं पर रख दें तो इसमें से 3 प्रकार की किरणें निकलनी शुरू हो जाए, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। तो जिससे अल्फा बीटा और गामा किरण स्वतः निकलनी शुरू हो जाए उनको क्या बोला जाता है? रेडियो सक्रिय तत्व बोला जाता है। अब रेडियो सक्रिय तत्व के पास अगर आप ज्यादा देर तक रहिएगा तो इससे निकलने वाली अल्फा बीटा और गामा किरणें हैं वो आपके शरीर को धीरे धीरे बर्बाद कर देती हैं। यूरेनियम उसी प्रकार का एक रेडियो सक्रिय तत्व है जिसका प्रयोग परमाणु बम इन सबों में करा जाता है। ठीक है।
अब यहां अंदर में क्या है, अंदर में है यूरेनियम, परमाणु बम पर न्यूट्रॉन गिरा है, परमाणु बम क्या हुआ, फटा। फटा तो इस यूरेनियम से क्या क्या बाहर निकला, अल्फा बीटा गामा। इसमें अल्फा किरण जो होती है यह पॉजिटिवली चार्ज होती है, ठीक है। बीटा किरण जो होती है वो निगेटिव चार्ज होता है, और गामा किरण नो चार्ज, गामा किरण पर कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन सबसे अधिक भेदन क्षमता किस किरण की होती है, गामा किरण की। सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरण की है। मतलब अगर आप खड़े हैं, गामा किरण अगर शरीर पर गिरा दिया जाए तो सीधे शरीर को जला उला करके तुरंत भस्म कर देगा, जला देगा। इतना ज्यादा रेडिएशन गामा किरण का होता है। तो परमाणु, और सबसे ज्यादा 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है गामा किरण। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। परमाणु बम गिरा, न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग कराएं, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर गामा किरण फैल गया। अल्फा फैला, बीटा फैला, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही गामा किरण फैला, जितने आसपास के लोग हैं सबको जला करके एक बार में खत्म। शरीर को भेदेगा, शरीर को भेद करके शरीर को क्या कर देगा, जला देगा। आप सोचो 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा पर, जापान का 2 शहर है नागासाकी, हिरोशिमा, वहां पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, और उसका रेडिएशन आज भी वहां पर है, ठीक है। वहां पर मैक्सिमम लोगों की जो जीवन अवधि है वो 55 साल की है। 55 साल मनुष्य का औसत आयु वहां पर है। लेकिन हिरोशिमा के लोग काफी ज्यादा संघर्षशील थे। मतलब जब परमाणु बम 45 में गिरा था तो लोगों ने अनुमान लगाया था कि कम से कम 5000 साल तक इस हिरोशिमा और नागासाकी में रहने का वातावरण बनेगा नहीं। और आज कितना साल हुआ, 1945 से जोड़ लो, मैक्सिमम 80-82 साल। 80 साल में ही हिरोशिमा के लोगों ने क्या कर दिया, हिरोशिमा को फिर से वैसा ही खूबसूरत बना दिया। बुलेट ट्रेन दौड़ रहा है वहां पर, हाई टेक्नोलॉजी है सब। लोगों ने सोचो कितना मेहनत किया था, लेकिन आज भी जीवन अवधि मात्र उतने दिनों की ही है वहां। समझ गए। तो ये जो गामा किरण होता है इसकी भेदन क्षमता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। इसी तरीके का एक एलिमेंट है कोबाल्ट। क्या है, कोबाल्ट। एटॉमिक नंबर होता है इसका 60। कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 60, ठीक है। तो ये कोबाल्ट जो होता है, इस पर जब हम लोग न्यूट्रॉन गिरा करके इससे गामा किरण निकालते हैं, कोबाल्ट से हम लोग कौन सा किरण निकालते हैं, गामा रे, गामा किरण निकालते हैं। और इसी कोबाल्ट 60 से किस चीज का उपचार किया जाता है, कैंसर का। कैंसर के इलाज में किसका यूज किया जाता है, कोबाल्ट 60 का। तो कोबाल्ट 60 से निकालते हैं गामा किरण, और जहां पर कैंसर है उस कैंसर पर गामा किरण को गिराते हैं। कैंसर क्या होता है पता है क्या, कैंसर किसको कहते हैं, किसी भी कोशिका में अनियंत्रित कोशिका विभाजन को क्या कहा जाता है, कैंसर। अब जैसे मान लो यह कोई कोशिका है, ठीक है, ये कोई सेल है। अब इस सेल में सेल डिवीजन हो रहा है, मतलब लगातार ये सेल क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो इसको क्या कहोगे, कैंसर, ठीक है। इसका कोई इलाज नहीं है, कैंसर का कोई इलाज नहीं है। केवल एक इलाज है कि शुरुआती दौर में जब कोशिका विभाजन हुआ था और इतने था कैंसर, उसी समय इसको अगर जब पता कर लिया जाए, इसको स्टेज 1 स्टेज 2 बोला जाता है, तो इसी समय इसको क्या कर दिया जाता है कि मारते हैं इस पर क्या, कीमोथेरेपी। क्या मारेंगे, कीमोथेरेपी। और कीमोथेरेपी में क्या करेंगे, कोबाल्ट 60 से गामा किरण निकाल करके डायरेक्ट इस कोशिका पर गिराना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही इस कोशिका पर गामा किरण गिराएंगे, ये पूरा का पूरा घाव जो है कैंसर का, ये जल करके खत्म हो जाएगा। और इस कैंसर का जो भी पैथोजेंस है उतना दूर में ही खत्म हो जाएगा, शरीर में जल जाएगा। लेकिन अधिक दूर पर अगर ये फैल गया और इतना दूर पर अगर गामा किरण मारना पड़ा तो इतना दूर का सेल और आसपास के अंग भी धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं। इसलिए कैंसर अगर वृहद तौर पर फैल जाता है तो डॉक्टर कह देता है कि नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि आसपास के अंग को भी गामा किरण क्या कर देगा, प्रभावित कर देगा। अब डायरेक्ट कोबाल्ट 60 से गामा किरण निकाल के नहीं गिरा देंगे, उस किरण को कमजोर किया जाता है, ठीक है, और उतना ही उसका रखा जाता है जितना सेल बर्दाश्त कर सके। देखिएगा उसके पहले जो पेशेंट होता है उसका बाल और काट दिया जाता है पूरा। बाल क्यों काट दिया जाता है, अब गामा किरण गिरा रहे हैं, रेडिएशन से तुरंत उसका पता चला कि सिर में आग पकड़ लिया, तो बाल और एकदम छोटा छोटा काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है। डॉक्टर लोग भी जो जाता है सर्जरी करने के लिए वो अपना पूरा सूट वूट पहन के जाता है जिससे रेडिएशन उसके शरीर पर नहीं लगे, ठीक है। तो ये किरणें बहुत अधिक क्या होती हैं, खतरनाक होती हैं। तो बताने का मेरा ये मतलब था कि कॉकरोच का जो बाह्य कंकाल होता है, जो काइटिन होता है, इस काइटिन पर गामा किरण का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है, इतना मजबूत है, ठीक है। अल्फा भी प्रभाव नहीं डालेगा, बीटा भी नहीं डालेगा, गामा भी नहीं डालेगा। तो हम लोगों से मजबूत कंकाल किसका है, कॉकरोच का।
उस पर डायरेक्ट परमाणु बम गिरा दीजिए तो भले दबा के मर जाएगा, वो अलग चीज है, लेकिन रेडिएशन से वो मरने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम लोग में अंतः कंकाल, कॉकरोच में बाह्य कंकाल। हम लोगों का सेंस ऑर्गन क्या है? सेंस ऑर्गन में हम लोगों में क्या पाया जाता है? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सेंस ऑर्गन है। कॉकरोच का सेंस ऑर्गन क्या होता है? उसके सिर पर 2 एंटीना लगा रहता है, देखें टावर, वो उसका सेंस ऑर्गन है, एंटीना बोलते हैं उसको। 2 अंतर हो गया, पहला अंतर कंकाल का, दूसरा अंतर सेंस ऑर्गन का। तीसरा अंतर है हम लोगों का हृदय में कितने कक्ष हैं? 4 कक्ष हैं। कॉकरोच के हृदय में 13, हाँ कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष हैं, 13 चैम्बर। 3 अंतर हो गया। चौथा अंतर, हम लोगों का रक्त कैसा है? रेड कलर का। कॉकरोच का रक्त कैसा होता है? सफेद, सफेद। हम लोगों का हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, कॉकरोच का हीमोलिम्फ के कारण सफेद होता है। समझ गए? हम लोगों का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। कॉकरोच का श्वसन अंग क्या है? ट्रैकिया। क्या है? ट्रैकिया। हम लोगों में 2 पैर हैं, कॉकरोच में 3 जोड़ा पैर हैं, मतलब 6 पैर है उसके पास। ये सब अंतर क्या पढ़ोगे तो मालूम चलेगा? एनाटॉमी। क्या पढ़ोगे तो मालूम चलेगा? एनाटॉमी। तो किसी भी जीव की शारीरिक संरचना में भाग लेने वाले कौन कौन से अंग तंत्र हैं, उन्हीं अंग तंत्रों का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। कोई दिक्कत? दूसरा लिखिएगा, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी आंतरिक अंग तंत्रों के कार्य का अध्ययन। आंतरिक अंग तंत्रों के कार्य का अध्ययन। ठीक है, आंतरिक अंग तंत्रों का अध्ययन क्या कहलाएगा? एनाटॉमी। और आंतरिक अंगों के कार्य का अध्ययन क्या कहलाएगा? फिजियोलॉजी। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? आपके पास किडनी है, ये कौन बता रहा है? एनाटॉमी। कौन बता रहा है? एनाटॉमी। और किडनी का फंक्शन रक्त से यूरिया को छानना, ये कौन बता रहा है? फिजियोलॉजी। लीवर है, कौन बता रहा है? और लीवर का काम कौन बता रहा है? समझ गए? तो अंगों के बारे में एनाटॉमी, अंगों के कार्य के बारे में फिजियोलॉजी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा इवोल्यूशन ऑफ अर्थ हम लोग देख लेते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति। ध्यान से समझिएगा। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी आज से कितना साल पहले बना, तो आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले बना। और पूछा जाए कि इस पृथ्वी पर जीवन कब आया, तो आज से 2.5 अरब साल पहले आया। ठीक है, अब हम लोगों के पृथ्वी पर बनने के बाद लगभग बीच में आप देख रहे हैं 2 अरब साल का गैप है। तो इस 2 अरब साल तक पृथ्वी पर क्या हो रहा था? तो 2 अरब साल लगा पृथ्वी को केवल ठंडा होने में। ठीक है, पृथ्वी को ठंडा होने में लगभग कितना साल लगा? 2 अरब साल। अपना जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार अगर माने तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए सबसे ऑथेंटिक थ्योरी कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है कि अपना ब्रह्मांड शुरू में इतना ही छोटा था, और कोई एक ऐसा फोर्स है, कोई एक ऐसा बल है जो ब्रह्मांड में चारों दिशाओं से लग रहा है, और इस ब्रह्मांड को धीरे धीरे क्या कर रहा है? एक्सपेंड कर रहा है, खींच रहा है। और खींचते खींचते इस ब्रह्मांड को क्या कर रहा है? बड़ा कर रहा है। ठीक है, मान लो आपके पास एक रबर है और 2 लोग मिलकर के इस रबर को खींच रहे हैं। रबर हाईली इलास्टिक है, जितना देर तक ए बी उसको खींचते जाएगा वो रबर बड़ा होते जाएगा। लेकिन ए और बी के पास सीमित ही एनर्जी है। एक ऐसा समय आएगा कि रबर घिसते घिसते वो थक जाएगा और थक करके रबर को छोड़ देगा। तो छोड़ देगा, जैसे ही वापस ही रबर आकर के क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। तो बिग बैंग थ्योरी कहता है कि ब्रह्मांड को कोई एक ऐसा एनर्जी है, कोई ऐसा ताकत है, वो लगातार एक्सपेंड कर। आज भी अपना यूनिवर्स बड़ा ही हो रहा है। ब्रह्मांड जो लगातार क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, गति कर रहा है, मतलब ब्रह्मांड का विस्तारीकरण आज भी हो रहा है। और जिस दिन ये फोर्स जो इसको बड़ा कर रहा है 0 हो जाएगा, वापस चारों दिशाओं से ब्रह्मांड आकर क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। और जिस दिन आकर के चिपक गया, उस दिन पृथ्वी, उस दिन पूरे ब्रह्मांड से जीवन खत्म, समाप्त हो जाएगा। ये कौन कहता है? बिग बैंग थ्योरी यही कहता है। बात आई समझ में?
इसी को अलग अलग रिलीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है। मुस्लिम धर्म में लोग इसको कहते हैं कयामत आ जाएगा, नहीं कहता लोग, क्या कहता लोग, कयामत आ जाएगा। तो कयामत का मतलब क्या है, यही ब्रह्मांड आकर के चिपक जाएगा, सारा जीवन यहां से खत्म हो जाएगा। हिंदू रिलीजन में इसको क्या बोला जाता है, प्रलय आएगा। क्या आएगा, प्रलय आएगा। तो प्रलय क्या है, यही ब्रह्मांड वापस आकर के क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। समझ आया। अब इस ब्रह्मांड में जो कि लगातार एक्सपेंड कर रहा है, एक तारा है जिस तारे को क्या बोला जाता है, सूर्य। क्या बोला जाता है, सूर्य। सूर्य, सन। सूर्य को क्या बोला जाता है, जीवनी ऊर्जा का स्रोत। पूछा जाए पृथ्वी को ऊर्जा किससे मिलती है, सूर्य से। और सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य में हाइड्रोजन जो है वो लगातार किस में बदल रहा है, हीलियम में। तो यह सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण। और इसी को बोला जाता है नाभिकीय संलयन। क्या बोलेंगे, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। यही सूर्य में ऊर्जा का क्या है, स्रोत है। सूर्य में इसी कारण से क्या है, ऊर्जा है, नाभिकीय संलयन के कारण। अब एक बार सूर्य में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब बहुत जोरदार फ्यूजन हुआ, नाभिकीय संलयन हुआ, जिससे कुछ टुकड़े सूर्य को अपना ऑर्बिट बना करके क्या करने शुरू हो गए, घूमने शुरू कर दिए। कितने बने थे, ठीक है। एक यहां हो जाएगा, इन सबको क्या बोला गया, ग्रह। अंग्रेजी में कहते हैं प्लैनेट, प्लैनेट्स। ठीक है। तो प्लैनेट्स की परिभाषा क्या होती है, वह वस्तु जो एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करे उसको क्या बोलते हैं, प्लैनेट। दी हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन आर कॉल्ड प्लैनेट। मतलब भारी वस्तु है, एक निश्चित पथ पर सूर्य की क्या करे, परिक्रमा, उसको क्या बोला जाता है, प्लैनेट। ठीक है, समझ आया। और जो इन प्लैनेट की परिक्रमा करेगा उसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। क्या बोलते हैं, सैटेलाइट, उपग्रह। ठीक है, प्लैनेट को घूमने वाला सैटेलाइट और सूर्य को घूमने वाला प्लैनेट। सूर्य से सबसे नजदीक में जो यहां प्लैनेट आप देख रहे हो इसको कहा जाता है मरकरी। क्या कहते हैं, मरकरी। मरकरी के बाद वीनस, वीनस के बाद अर्थ, अर्थ के बाद मार्स, मार्स के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून। ये टोटल कितने प्लेनेट हैं, 8। इसमें पहले एक और था प्लूटो। तो प्लूटो जैसे घर में पूजा होता था, नवग्रह शांति, कौन सा शांति कराया जाता है, नवग्रह शांति। अब पंडित जी से कहिए कि 8 ग्रह शांति कराइए। ठीक है, 9वां ग्रह एग्जिस्ट अब नहीं कर रहा है तो उसका पूजा क्यों करना, कै ग्रह का शांति करना है, 8 ग्रह का शांति करना है। तो पंडित जी का दक्षिणा भी कम हो जाएगा, 9 ग्रह का दक्षिणा ज्यादा होगा ना। तो सब मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। सूर्य से सबसे नजदीक कौन है, बुध या मरकरी है। दूसरा कौन है, वीनस। पूछा जाए कि इन सभी ग्रह में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, वीनस। और दूसरे नंबर पर सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, मरकरी। मरकरी पहले नंबर पर वीनस, दूसरे नंबर पर मरकरी। अब आप कहोगे कि सर सूर्य से सबसे नजदीक में तो मरकरी है, तो सबसे गर्म तो यही होना चाहिए। अब आगे के नजदीक सबसे मरकरी है तो सबसे गर्म तो यही होना चाहिए ना, लेकिन क्यों नहीं है, बोलो। वीनस जो है यहां पर कोई वातावरण नहीं है, यहां पर वातावरण है। तो जहां पर वातावरण नहीं होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जो लाइट को डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है ओबियसली वो क्या होगा, गर्म होगा। तो वातावरण की अनुपस्थिति के कारण ये ग्रह कैसा है, सबसे गर्म है। तो ये दोनों ग्रह एक्सट्रीमली गर्म है। तो यहां पर कोई जीवन आने की संभावना ही नहीं है। जीवन आने की संभावना केवल कहां पर बन रहा है, कहां पर बन रहा है, नीले ग्रह पर। और इस नीले ग्रह को बोला जाता है पृथ्वी। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, पृथ्वी, जहां पर हम लोग रह रहे हैं। अब सूर्य से जब पृथ्वी अलग होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जितना गर्म सूर्य है उतना ही गर्म पृथ्वी रह भी रहा होगा। तो पृथ्वी पर फिर जीवन का स्रोत क्या है, पृथ्वी से आप आगे बढ़ोगे तो यहां मंगल है, मार्स, और यहां पर जुपिटर है।
मार्स और जुपिटर इन दोनों ग्रहों के बीच एक बहुत अधिक मात्रा में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट, इसको बोला जाता है एस्ट्रॉयड बेल्ट बोला जाता है, क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। ठीक है, अब ये क्षुद्र ग्रह करोड़ों अरबों की संख्या में है, जो लगातार बहुत तेजी से इस ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ठीक है, इस कक्षा में घूम रहे हैं, और कई बार ये पृथ्वी पर आकर के गिरे हैं, पृथ्वी से आकर के टकराए हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह का मतलब क्या, बहुत बड़े बड़े पहाड़ जैसे हैं ये। ठीक है, एस्ट्रॉयड हैं ये भी गर्म ग्रह, ये भी गर्म ग्रह, ये नॉर्मल। और जैसे ही आप मार्स से आगे बढ़ोगे ना, तो मार्स से लेकर के नेपच्यून तक जितने भी ग्रह हैं सभी एक्सट्रीमली कूल हैं, मतलब बहुत अधिक ठंडे हैं। माइनस में 200, 300, 500 डिग्री तापमान है वहां पर। अब इतना कम इधर तापमान है कि यहां इधर भी जीवन की कोई संभावना नहीं है, और इधर दो ग्रह इतना गर्म है कि इधर भी जीवन की संभावना नहीं है। जीवन की संभावना कहां बन रही है, पृथ्वी पर। लेकिन पृथ्वी भी क्या है, गर्म है। 4.5 अरब साल पहले जब बना थी भी खूब गर्म था, यहां पर भी जीवन नहीं आ सकता था। तो हुआ क्या कि ये मंगल है और ये जुपिटर है, बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है। अब मान लो ये मंगल है तो इसके पास भी गुरुत्वाकर्षण है, मंगल की अपनी ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी के कारण मंगल क्या किया, इस एक एस्ट्रॉयड को खींचा। अब ये एक एस्ट्रॉयड खींचा करके ग्रेविटी के कारण कहां जा रहा है, मंगल से टकराने के लिए जा रहा है। तब तक पता चला कि मंगल लगातार गति भी तो कर रहा है, तो मंगल कहां भाग गया, यहां भाग गया गति करते करते। अब ये एस्ट्रॉयड जो जा रहा था मंगल से टकराने, अब मंगल से न टकरा करके उसको कौन खींच लिया, पृथ्वी। तो पृथ्वी पर आकर के ये एस्ट्रॉयड गिरा। कब आकर के गिरा, जब पृथ्वी खूब गर्म था। तो जब ये एस्ट्रॉयड आकर के पृथ्वी को हिट किया तो ये अपने साथ क्या लेकर के आया था, बर्फ। क्या लेकर के आया, बर्फ। तो बर्फ का एक बड़ा सा चट्टान पृथ्वी पर आकर के गिरा, और फिर सूर्य के तापमान के कारण बर्फ में क्या हुआ, वाष्पोत्सर्जन। बर्फ क्या बनेगा, वाष्प बन करके उड़ेगा। तो जब वाष्प बन करके उड़ेगा तो फिर बादल बनेगा। अब बादल को ठंडा होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन। और जब संघनन बनेगा तो बादल में क्या रहता है, जलवाष्प। और जलवाष्प जब संघनित हुआ तो पानी की बूंदों के रूप में बदल जाएगा। इसी को फिजिक्स में पृष्ठ तनाव कहा जाता है, सरफेस टेंशन। जल की जो बूंदें होती हैं, कोई भी लिक्विड, वो अपने क्षेत्रफल को लगातार क्या करता है, कम करता है। और क्षेत्रफल को कम करने की प्रक्रिया पृष्ठ तनाव कहलाती है। तो संघनन के कारण क्या हुआ, जल की बूंदें बनी, जलवाष्प से जल की बूंदें बनी, और फिर बारिश के रूप में ये वापस कहां आया, पृथ्वी पर आया। और 1-2 दिन नहीं, लगभग 3 लाख साल तक पृथ्वी पर बारिश ही होते रहा। 1-2 दिन नहीं, 3 लाख साल तक पृथ्वी पर कंटिन्यू बारिश हुआ, जिसके कारण अपनी पृथ्वी का टोटल 75% हिस्सा किससे भर गया, पानी से। आज भी अपनी धरती पर कितना पानी है, 75%। ठीक है, लगभग 13% भूमि जो है यह क्या है, पहाड़ पठार मैदान। पहाड़ पठार मैदान कितना परसेंट, 13%। 12% जो भूमि है वो स्थलीय है, जिस पर पूरे विश्व का 800 करोड़ का जनसंख्या रह रहा है। पूरे विश्व का पॉपुलेशन लगभग 800 करोड़। वो कितने प्रतिशत भूमि पर है, पृथ्वी के 12%। और 75% तो खैर पानी है। तो इतना पानी जब पृथ्वी पर आ गया तो ये पृथ्वी क्या हो गया, ठंडा हो गया। पृथ्वी क्या हो गया, ठंडा हो गया। और जब पृथ्वी ठंडा हुआ तो इस पर पानी के भीतर सबसे पहले एक कोशिकीय एक सूक्ष्म जीव जन्म लेता है, जिसका नाम था साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम था, साइनोबैक्टीरिया। तो पूछा जाए कि धरती का सबसे प्राचीन जीव कौन है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ही हिंदी में नीलहरित शैवाल, क्या कहते हैं, नीलहरित शैवाल कहते हैं। वो पृथ्वी का सबसे पहला स्पेसीज है, पहली जीव धरती का है। और उसी साइनोबैक्टीरिया से मॉडिफिकेशन होते होते धरती पर बाकी के अन्य जो जीव हैं उनकी उत्पत्ति एक एक कर करके शुरू हुई, और बाकी स्पेसीज आते चले गए। कोई दिक्कत इतना में नहीं ना। तो एस्ट्रॉयड कई बार पृथ्वी पर गिरे हैं। शुरुआत में तो केवल पृथ्वी पर आपका ज्वालामुखी ही था, वोल्केनो। शुरुआत में अगर देखोगे तो पृथ्वी पर केवल क्या था, ज्वालामुखी। हर जगह ज्वालामुखीय विस्फोट हो रहा था। मैग्मा पृथ्वी उगल रही थी, मैग्मा धरती पर आके लावा के रूप में फैल जा रहा था। यही था पृथ्वी पर एक तरीके का एस्ट्रॉयड। जैसे पृथ्वी का एक युग आप देखे होंगे, उस युग को क्या बोला जाता है, जुरासिक ईरा। क्या बोला जाता है, जुरासिक ईरा। ठीक है, जुरासिक ईरा या फिर मेजोजोइक पीरियड भी कहा जाता है।
इस मूवी एक आया था जुरासिक पार्क, ठीक है, उसमें किसकी कहानी है जुरासिक पार्क में? डायनासोर के, डायनासोर। तो एक जो जुरासिक इरा था या मेजोजोइक पीरियड था, इस समय धरती पर केवल कौन रहा करते थे? डायनासोर रहा करते थे, चारों तरफ केवल डायनासोर, एक भी मैमल नहीं था, एक भी पक्षी नहीं था, एक भी फिश की प्रजाति नहीं, केवल डायनासोर ही धरती पर था। तो कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि ये एस्ट्रॉयड एक बार, जिस समय डायनासोर धरती पर आता था ना, एक एस्ट्रॉयड आकर के पृथ्वी पर से टकराया था। उस एस्ट्रॉयड का नाम वैज्ञानिकों ने क्या दिया था? इजिप्टा। क्या नाम दिया था? इजिप्टा। कहा था कि इसी इजिप्टा, जो कि एक क्षुद्र ग्रह है, एस्ट्रॉयड है, इसी इजिप्टा के गिरने के कारण धरती से डायनासोर की प्रजाति पूर्णतः खत्म हुए थे। याद रहेगा, क्वेश्चन पूछा जाए मेजोजोइक इरा की का खात्मा किस एस्ट्रॉयड के गिरने के कारण हुआ? इजिप्टा। डायनासोर की प्रजाति क्यों विलुप्त हुई? इजिप्टा के गिरने के कारण विलुप्त हुई थी। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो एक कोशिकीय जीव कौन आया सबसे पहले? साइनोबैक्टीरिया आया, या फिर उसी को ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, नीलहरित शैवाल। ठीक है, अब इसमें देखोगे सबसे पहले पृथ्वी पर बना जैव अणु, बायोमोलिक्यूल, जैव अणु से बना कोशिकांग, कोशिकांग से बना कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र, अंग तंत्रों को मिलाकर के जीव का उत्पत्ति हुआ। जीव जहां रहेगा उसको बोलेंगे जनसंख्या, जनसंख्या से समुदाय, समुदाय से पारितंत्र, पारितंत्र से बायोम, बायोम से जैव मंडल। इस तरीके से धरती पर जीवन आया था। इसको बोला जाता है सिस्टमेटिक्स। जिसका इंग्लिश पूछना होगा पूछ लेना, जहां दिक्कत हो पूछ लीजिएगा। इकोसिस्टम, बायोम को बायोम ही बोलते हैं, वो इंग्लिश वर्ड ही है बायोम। अब जैव मंडल को बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोमोलिक्यूल्स, टिश्यू, उत्तक को टिश्यू बोलेंगे, कोशिकांग को बोलेंगे सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल्स। चलिए हो गया। तो इस क्रम में धरती पर क्या आया था? जीवन की शुरुआत हुई थी। ऐसे ऐसे धीरे धीरे जीव विकसित हुए थे। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? जैव अणु। जैव अणु समझ रहे हो क्या? वैसा अणु जिससे किसी जीव का शरीर बनता है उसको क्या बोलते हैं? जैव अणु बोलते हैं। जैसे अब हम लोग का शरीर किन किन चीजों से बना है, तो हड्डी को छोड़ दो अगर, तो पूरा शरीर प्रोटीन का बना है। बाल किस चीज का बना है? प्रोटीन का। त्वचा प्रोटीन का, नाखून प्रोटीन का, पूरा शरीर प्रोटीन का। मानव शरीर में 74% प्रोटीन पाया जाता है।
74% प्रोटीन। तो प्रोटीन को क्या कहेंगे? बायोमोलिक्यूल। हम लोगों के बॉडी में लिपिड पाया जाता है, लिपिड को क्या, लिपिड माने वसा, फैट, वसा को क्या बोलेंगे? बायोमोलिक्यूल। ठीक है। हम लोगों के डीएनए में कौन सा एसिड है? हाँ ठीक है, बोलिए। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो कौन सा एसिड है? न्यूक्लिक एसिड है। तो न्यूक्लिक एसिड को क्या कहेंगे? बायोमोलिक्यूल। अमीनो एसिड है, उसको क्या बोलेंगे? बायोमोलिक्यूल। यानी शरीर का निर्माण जिन अणुओं की सहायता से हुआ है उन अणुओं को बोलते हैं बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल से क्या बना? सेल ऑर्गेनल, कोशिकांग। सेल ऑर्गेनल का क्या मतलब? एक कोशिका के भीतर जो जो पाया जाता है उसको कोशिकांग कहते हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, इनको क्या कहते हैं? कोशिकांग। कोशिकांग को मिलाकर के क्या बना? कोशिका, सेल। कोशिकाओं के समूह से क्या बना? ऊतक, टिश्यू। ऊतकों के समूह से क्या बना? अंग। अंगों के समूह से क्या बना? अंग तंत्र। अंग तंत्र बन गया तो जीव का निर्माण हो गया। जीव जहां रहेगा तो एक प्रजाति के जीवों की संख्या एक इकाई क्षेत्र में जनसंख्या कहलाती है। एक यूनिट एरिया में, इकाई क्षेत्र में जितने भी जीव एक प्रजाति के हैं उसको क्या कहेंगे? जनसंख्या। जो हम बोले ध्यान से समझिएगा ना, जनसंख्या समुदाय में कंफ्यूजन होगा। ये कोई इकाई क्षेत्र है, यहां पर एक स्पेसीज, एक स्पेसीज माने एक ही प्रजाति के टोटल जीव हैं, उसी को क्या बोलेंगे? जनसंख्या। ये इकाई क्षेत्र है, यहां पर ऑल स्पेसीज, उसको क्या बोलेंगे? समुदाय। ठीक है। समुदाय मतलब जीवित कुल जीवों की संख्या एक इकाई क्षेत्र में, और जनसंख्या एक प्रजाति के जीवों की कुल संख्या इकाई क्षेत्र में। क्लियर है? उसके बाद है पारितंत्र, इकोसिस्टम। तो पारितंत्र दो प्रकार का होता है, बायोटिक और एबायोटिक, जैव और अजैव। तो जैव का मतलब बताओ। जैव को तीन भाग में बांटा जाता है। एक हो जाएगा आपका क्या, एक पार्ट इसका क्या हो जाएगा? जैव का, जिसमें पेड़ पौधे आएंगे, उनको क्या बोला जाता है? अरे स्थलीय नहीं, उसको बोला जाता है आपका बायोटिक में प्रोड्यूसर, उत्पादक। उत्पादक पर कौन रहेगा? उपभोक्ता, कंज्यूमर। कंज्यूमर तीन तरह के हो जाएंगे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है। प्राथमिक में शाकाहारी आते हैं, द्वितीयक में सर्वाहारी, और तृतीयक में मांसाहारी, और तीसरा अपघटक, डिकम्पोजर। तो वो बायोटिक कहलाता है, जैव। और अजैव जिसमें कोई लाइफ नहीं है, जैसे तापमान, टेम्परेचर क्या है? अजैव हो जाएगा। वायु क्या हो जाएगा? अजैव हो जाएगा। ठीक है। पानी क्या हो जाएगा? अजैव हो जाएगा। तो दो तरीके का हो जाएगा। और इसी बायोटिक और एबायोटिक के ग्रुप को बोलते हैं बायोम। और बायोम जहां पर है, जहां पर पूरे जीवन रह रहा है, उस क्षेत्र को बोला जाता है जैव मंडल, बायोस्फीयर। समझ गए? क्लियर है? तो दो ब्रांच हो गया, कौन कौन सा? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तीसरा ब्रांच लिखेंगे साइटोलॉजी। थर्ड ब्रांच लिखेंगे साइटोलॉजी। इसमें लिखिएगा कोशिका का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल। कोशिका का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल। ठीक है। अब इस साइटोलॉजी का अगर फादर का नाम पूछा जाए, फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो क्या कहोगे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को बोला जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है। इन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी 1665 में। कब किया था? 1665 में। और पूछा जाए कैसी कोशिका को इन्होंने खोजा था, तो मृत कोशिका, डेड सेल। याद रखोगे, इन्होंने खोजा था मृत कोशिका को, डेड सेल को। और थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ाया और पूछा कि मृत कोशिका, डेड सेल को किसमें खोजा था? तो कॉर्क कोशिका में, कॉर्क कोशिका में, कॉर्क सेल में। कॉर्क कोशिका, कॉर्क कोशिका मतलब समझ रहे हो क्या? पेड़ का छाल, पेड़ का छाल, बार्क ऑफ ट्री। समझ आया? तो पेड़ के छाल में उन्होंने क्या खोजा था? सबसे पहले एक मृत कोशिका को देखा था। और जब इन्होंने मृत कोशिका को देखा था पेड़ के छाल में, तो उस कोशिका का उन्होंने नाम क्या दिया था? तो याद रखोगे, शुरू में सेल शब्द नहीं आया था। शुरू में रॉबर्ट हुक ने कौन सा शब्द दिया था? सेलुला। क्या दिया था? सेलुला शब्द दिया था। और इस सेलुला का मतलब होता है डार्क लिटिल रूम।
सेलुला का क्या मतलब होता है? डार्क लिटिल रूम, अंधेरा छोटा कमरा। तो रॉबर्ट हुक ने जब माइक्रोस्कोप की सहायता से पेड़ के छाल को देखा तो उनको उस पेड़ के छाल में छोटे 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 रूम दिखाई दिए, और उस रूम के अंदर क्या दिखाई दिया? कुछ नहीं, अंधेरा। अब जैसे आप क्लास में घुसे, लाइट्स ऑफ हो, आपको कुछ दिखेगा क्या? बाहर गेट पर से क्या कह के चल जाओगे कि डार्क रूम, अंधेरा कमरा, यही ना कह के चल जाओगे। तो रॉबर्ट हुक को कुछ दिखाई नहीं कोशिका के अंदर, इसीलिए उसने कहा कि ये सेलुला है। क्या है? सेलुला। और कहा कि सारे जीव सेलुला के बने हुए हैं। बाद में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोजा गया तब पता चला कि सेलुला के अंदर बहुत सारा चीज है। शुरुआत में मोबाइल में 2 मेगापिक्सल का कैमरा आता था। अब कोई व्यक्ति अगर दूर खड़ा है तो उसका तस्वीर आप खींच सकते थे। आज सब मोबाइल में 15 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल का कैमरा, कितना दूर है यहां से जूम करके खींच लेंगे फोटो। समझ आ रहा है? तो शुरुआत में जो माइक्रोस्कोप था वो बड़ा कमजोर था, जिस कारण से कोशिका के बारे में ज्यादा पता नहीं चला था रॉबर्ट हुक को। और उन्होंने कहा कि सेलुला होता है, मतलब अंधेरा कमरा होता है, उसी से लोग बने हुए हैं, जीव बने हुए हैं। समय आगे बढ़ा, एक नया वैज्ञानिक आता है जिसका नाम था लीवेनहॉक। क्या नाम था? ल्यूवेनहॉक। और जब ल्यूवेनहॉक आया तो इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ लिविंग सेल। फादर ऑफ लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका का जनक। यानी जीवित कोशिका सबसे पहले किसने खोजी? लीवेनहॉक ने खोजी। और पूछा जाए कि कौन सा जीवित कोशिका इन्होंने खोजा था, तो याद रखोगे नाम साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का खोजकर्ता लीवेनहॉक थे। तो 2 क्वेश्चन यहां से बन सकता है, जीवित कोशिका का जनक वो भी लीवेनहॉक, और दूसरा बन सकता है बैक्टीरिया का जनक वह भी लीवेनहॉक। जीवित कोशिका का भी जनक लीवेनहॉक, बैक्टीरिया का भी जनक लीवेनहॉक। याद रहेगा? याद रहेगा? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखिएगा चौथा ब्रांच, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन। ऊतकों का अध्ययन, स्टडी ऑफ टिश्यू। ऊतकों का अध्ययन, स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी। और पूछा जाए अगर फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? माल्फिजी। माल्फिजी को कहेंगे फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। ठीक है। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू को अगर डिफाइन करना है तो क्या कहेंगे टिश्यू को? ग्रुप ऑफ सेल, यानी कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाएगा? ऊतक। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है। और केवल ये कहना कि ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहते हैं गलत हो जाएगा। क्या कहोगे? वैसी कोशिकाओं का समूह जिनका आकार और काम एक जैसा हो। ग्रुप ऑफ सेल हैव सिमिलर ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन। ठीक है। वैसी कोशिकाओं का समूह जिनका ओरिजिन और जिनका फंक्शन दोनों एक जैसा हो, उसको क्या कहेंगे? टिश्यू। एक जैसी संरचना और एक जैसी कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। और इस ऊतक के पहले सबसे पहली जानकारी किसने दी थी? माल्फिजी ने दी थी। माल्फिजी ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट, पांचवा लिखिएगा, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, इसमें लिखेंगे कवक का अध्ययन। कवक का अध्ययन, स्टडी ऑफ फंजाई। कवक का अध्ययन, स्टडी ऑफ फंजाई। कवक समझ रहे हो? जैसे मशरूम हो गया, गोबर छत्ता हो गया, इन सबको कवक कहा जाता है। तो उसका अध्ययन किसमें हो जाएगा? माइकोलॉजी में। 6 नंबर में लिखेगा फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में लिखेंगे शैवाल का अध्ययन। शैवाल का अध्ययन।
एल्गी, शैवाल का अध्ययन, स्टडी ऑफ एल्गी। उसके बाद लिखिएगा जेनेटिक्स। हो गया, क्या बोले? हाँ, 6 नंबर में लिखेंगे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में लिखिएगा अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन, अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट, स्टडी ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट्स, अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन, अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, फादर का नाम इसका लिख लो, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल। याद रखना है ये कौन से देश से थे? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया से थे। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, कौन से देश से? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। हाँ, और पोप थे ये, मस्जिद इसमें चर्च में क्या थे? पोप थे, ठीक है, पोप थे। ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने सबसे पहले रिसर्च किया था किस चीज पर? जेनेटिक्स पर, ठीक है। पूछा जाता है किस पौधा का इन्होंने चयन किया? हाँ, पौधे का चयन था साधारण मटर, गार्डन पी, साधारण मटर। तो साधारण मटर नहीं देगा ऑप्शन में, ऑप्शन में देगा पाइसम सेटाइवम। साधारण मटर नहीं लिखता है, क्या लिखता है? पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम का चयन इन्होंने किया और उस पर रिसर्च किया इन्होंने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और रिसर्च किया मेंडल ने कितना साल मालूम है? 16-17 साल रिसर्च किए थे। 17 साल तक मेंडल लगातार रिसर्च करते रहे साधारण मटर के पौधे पर। कोई भी पूछता था कि मेंडल साहब कहाँ थे, कहाँ हैं, तो खटिया बिछा के मटर के खेत में कहाँ रहते थे? खटिया बिछा करके मटर के खेत में दिन भर 17 साल तक रहे थे और लगातार मटर के पौधे पर रिसर्च करते रहे थे। मटर, क्वेश्चन आता है कि मटर के पौधे का ही चयन मेंडल ने क्यों किया था? इसके मुख्य रूप से 2 कारण थे जिस कारण से इन्होंने मटर का चयन किया था। पहला कारण क्या था? पहला कारण था कि मटर का फसल जो होता है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, 3 महीने में मटर का फसल तैयार हो जाता है, इस कारण से मटर का चयन किया। दूसरा कारण क्या था कि उसमें अगर किसी प्रकार का कोई बदलाव होता है तो तुरंत देख करके पता चलेगा, इजी टू ऑब्जर्व। तो कोई भी आपको रिसर्च करना है तो उसमें जो बदलाव हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना आसान होना चाहिए ना। तो 2 कारणों से, ऑब्जर्वेशन में आसानी मिल होती थी और दूसरा फसल जल्दी तैयार हो जाता था। इन 2 कारणों से उन्होंने किसका चयन किया? मटर के पौधे का। और 16-17 साल तक रिसर्च किए थे और 3 नियम इन्होंने दिया था। प्रभाविता का नियम जिसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, पृथ्वीकरण का नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, स्वतंत्र विन्यास का नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। घबराने की जरूरत नहीं, इसको जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तो लिखवाएंगे, ठीक है। अभी ब्रांच बता रहे हैं केवल। तो याद रखना है कि मटर के पौधे पर इन्होंने रिसर्च किया था जिसको कहा जाता है पाइसम सेटाइवम। एक और पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा अनुवांशिकी का नियम, अनुवांशिकी का नियम सिर्फ, अनुवांशिकी का नियम सिर्फ अलैंगिक जनन करने वाले, सिर्फ अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन करने वाले जीवों पर, अलैंगिक जनन करने वाले जीवों पर, रिप्रोडक्शन जनन, अलैंगिक जनन करने वाले जीवों पर लागू होता है। अलैंगिक जनन करने वाले जीवों पर लागू होता है, ठीक है। लॉ ऑफ जेनेटिक्स किस पर लागू होगा? अलैंगिक जनन वाले, ए सेक्सुअली जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं उसी पर अनुवांशिकी का नियम लागू होता है। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, दिमाग खोल करके तब समझ में आएगा, ठीक है।
जनन कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक को हम लोग कहते हैं ए सेक्सुअल, क्या कहेंगे? ए सेक्सुअल, हिंदी में कहा जाता है अलैंगिक। और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको क्या बोलते हैं? लैंगिक। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन कितने तरह का? दो तरह का, लैंगिक और अलैंगिक। तो हमने क्या कहा आपसे कि जेनेटिक्स केवल किस पर लागू होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। किस पर लागू होगा? सेक्सुअल। लैंगिक जनन जो जीव करेंगे उन पर लागू होगा, अलैंगिक पर लागू नहीं होगा। ठीक है, जेनेटिक्स का मैंने डेफिनेशन क्या लिखवाया आपको? परिभाषा में क्या लिखवाया? जेनेटिक्स में मैंने डेफिनेशन में आपको लिखवाया कि जो भी इंडिविजुअल है उसमें पेरेंट्स टू फीटस जो भी कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट फ्रॉम पेरेंट टू देयर फीटस, उसको किस में स्टडी करा जाएगा? जेनेटिक्स में। अब पेरेंट्स का मतलब क्या हो गया? पेरेंट में कंसीडर हम लोग करेंगे टू इंडिविजुअल विथ ऑपोजिट सेक्स, मतलब एक मेल और एक फीमेल, ठीक है, और उनसे जो संतान जन्म लेगा तो उसमें माता पिता दोनों के गुण जाएंगे ना, तो जो दोनों का गुण जाएगा उसी का अध्ययन किसमें किया जाएगा? जेनेटिक्स में किया जाएगा। पूछा जाए कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ आप डिफरेंसेस बताओ, कुछ डिफरेंस को बताइए। तो अलैंगिक जीव किसको कहते हैं? तो अलैंगिक जनन किसको कहा जाएगा? इसमें याद क्या रखोगे? एक जीव संतान उत्पत्ति कर सकता है, यानी इसमें संतान को जन्म देने के लिए कितना जीव सफिशियंट है? केवल एक। इसमें आप क्या कहोगे? दो विपरीत लिंगी जीव संतान उत्पत्ति करते हैं। समझ में आया? लैंगिक जनन में मेल और फीमेल दो की जरूरत है। अब जैसे गुलाब का पौधा है, उसका आप तना काट करके लगा दिए तो उसको क्या बोला जाता है? ग्राफ्टिंग मेथड। ग्राफ्टिंग बोलेंगे ना, तना काट के लगा दिए तो वहां दो जीव का जरूरत पड़ा? नहीं पड़ा। तो गुलाब में क्या हो जाएगा? अलैंगिक। आलू का ट्यूमर काट के लगा दिए, नया आलू वहां से पौधा बन गया, अलैंगिक। गन्ना का तना काट के लगा दिए, अलैंगिक। समझ में आया? दूसरा क्या अंतर है? जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीव हैं इनमें युग्मक, युग्मक माने गैमिट का निर्माण गैमिट का निर्माण नहीं होता है। और जो लैंगिक जनन होंगे इनमें युग्मक का निर्माण होता है। तीसरा डिफरेंस क्या होगा? संतान माता पिता से अलग, अच्छा अलैंगिक है, माता पिता जैसा दिखाई देती है, इसे क्या बोलेंगे? क्लोन। इसमें क्या लिखोगे? संतान माता पिता से अलग दिखाई देती है। लिख लिए? अब इसको समझो, देखो ये पहला लाइन दोनों का क्लियर है? पहले लिख लीजिए इसको जल्दी।
हो गया, पहला पॉइंट क्लियर है ना। दूसरा पॉइंट देखो, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता, किसमें, एसेक्सुअल में। तो युग्मक का निर्माण नहीं होता है, तभी तो जो संतान इसमें जन्म लेता है वो माता पिता जैसा होता है। मतलब संतान माता पिता के शरीर से ही जन्म ले रहा है, तो माता पिता के जैसा होगा। लाल रंग का गुलाब का पौधा है, उसका तना काट करके आप लगाए हैं, तो उससे किससे कैसा गुलाब मिलेगा आपको, लाल ही रंग का मिलेगा। यहां युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक का मतलब क्या होता है, युग्मक का मतलब होता है सेक्स सेल। जैसे नर युग्मक का अगर बात करोगे तो उसको क्या बोला जाता है, स्पर्म सेल, शुक्राणु कोशिका बोला जाता है। और मादा युग्मक फीमेल गैमिट का अगर बात करोगे तो अंडाणु बोला जाता है, ओवम सेल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ओवम सेल। तो यहां पर स्पर्म सेल और ओवम सेल बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और वहां पर वैसा कोई युग्मक नहीं बन रहा है। ठीक है, अब इसी युग्मक के कारण जो संतान होता है, यही ना स्पर्म सेल जाकर के फ्यूज करता है किसको, ओवम को। तो माता पिता का गुण दोनों किसमें चला जाता है, बच्चा में चला जाता है। तो संतान कैसा होता है, माता पिता के जैसा दिखाई नहीं देता है। माता पिता से संतान का चेहरा मोहरा कैसा होगा, अलग होगा। और यहां पर बिल्कुल माता पिता जैसा होता है। इसलिए क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि क्लोन किसमें, किस रिप्रोडक्शन में जन्म लेता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अलैंगिक जनन में जो संतान जन्म लेगा उसे क्या बोलेंगे, क्लोन। ओके, अब इसको समझना थोड़ा सा। कोई भी कैरेक्टर जब जेनेटिक्स लागू होगा केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें एक होगा नर और एक मादा, मेल एंड फीमेल। नर में जो सेक्स सेल है उसे कहेंगे स्पर्म सेल, शुक्राणु कोशिका। और फीमेल में जो सेक्स सेल है उसे कहेंगे अंडाणु कोशिका। अंडाणु कोशिका कहेंगे ना, ओवम सेल। अब इसको समझ लीजिएगा फिर लिखिएगा, तो फिर समझ में नहीं आएगा। नर में शुक्राणु कोशिका, मादा में अंडाणु कोशिका। और इन दोनों कोशिकाओं में क्या पाया जाएगा, बताओ, दोनों कोशिकाओं में पाया जाएगा क्रोमोसोम। हिंदी में लिख देते हैं गुणसूत्र। दोनों कोशिकाओं में क्या मिलेगा, गुणसूत्र। गुणसूत्र, नर में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, 23 जोड़ा। और मादा में भी गुणसूत्र कितना होता है, 23 जोड़ा, 23 पेयर। अभी लिखोगे नहीं समझोगे। क्या नर में हम इस 23 जोड़े को 22 प्लस एक्स वाई लिख सकते हैं, और मादा में इस 23 जोड़ा को 22 प्लस एक्स एक्स लिख देते हैं। ठीक है, यहां जो 22 हमने लिखा है 22, या 22 पेयर क्या है, बोलो, ऑटोसोम बोलते हैं, या फिर इसको अगर सिंपल भाषा में समझाए तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे गुण निर्धारक। गुणसूत्र तो दोनों है, इसको बोलेंगे गुण निर्धारक क्रोमोसोम। और ये एक्स वाई जो है इसको बोलेंगे लिंग निर्धारक क्रोमोसोम। समझ में आया, ध्यान से समझो। देखो, लड़के के अंदर, नर के अंदर जितने कैरेक्टर हैं, उसके आंख का कलर, बाल का स्ट्रक्चर, हाइट, उसका बॉडी का, स्किन का फेयरनेस, गोरा है काला है, उसका लंबाई, कोई बीमारी है तो वो सब कितना जोड़ा क्रोमोसोम में है, 22 जोड़ा में। इसलिए इसको बोल रहे हैं गुण निर्धारक। और मेल लड़का है वो किस कारण से है, एक्स वाई के चलते वो लड़का है। समझ में आ रहा है। फीमेल बॉडी के टोटल कैरेक्टर कितने जोड़े में है, 22 जोड़े में है। और फीमेल जो है एक्स एक्स के कारण लड़की है। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं ना। अब शुक्राणु कोशिका जो होता है, इसकी विशेषता होती है कि यह गतिशील होता है, मतलब ये लोकोमोशन कर सकता है। और अंडाणु कोशिका गतिशील नहीं होती है, यह कैसा होता है, स्थिर, एक जगह पर रहता है। ठीक है, शुक्राणु कैसा होता है, मोटाइल, और अंडाणु कैसा होता है, नॉन मोटाइल। क्लियर ना। अब देखो, यहां से 22 पेयर लेकर के शुक्राणु कोशिका गया और इस 22 पेयर के साथ मिल गया, तो टोटल कितना पेयर क्रोमोसोम हो गया, 44। यहां से एक्स क्रोमोसोम अगर फ्यूज किया एक्स क्रोमोसोम को, चाइल्ड बिकम गर्ल। वाई क्रोमोसोम किसको फ्यूज किया, एक्स को, तो चाइल्ड बिकम बॉय। तो पूछे अगर कि सेक्स डिटर्मिनेशन करने के लिए, लिंग निर्धारण करने के लिए किसका क्रोमोसोम उत्तरदायी है, लड़के का। किसका, लड़के का, नर का। अगला जनरेशन लड़का जन्म लेगा या लड़की जन्म लेगी, इसका निर्धारण एक्स वाई यानी नर का क्रोमोसोम करता है, मादा का क्रोमोसोम नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर दोनों एक्स एक्स है, यहां पर क्या है, एक्स वाई है।
इतना समझ में आया। उसके बाद देखो ये 44 पेयर है और इसके साथ इन दोनों में से कोई एक रहेगा, तो टोटल क्या पेयर हो गया 45। तो 45 पेयर क्रोमोसोम रखना है। कितना रखना है? तो ये पेयर में है ना अभी, तो 45 पेयर तो नहीं रहा है? ये 22 पेयर, ये 22 पेयर, 44 पेयर नहीं हो गया? तो 44 पेयर तो रखना नहीं है, इंसान की जगह राक्षस जन्म ले लेगा। तो यहां पर 22, ये जो 44 पेयर क्रोमोसोम है इसमें कोशिका विभाजन होता है, जिसको मियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मियोसिस, कोशिका विभाजन। और जब कोशिका विभाजन होगा तो ये 44 पेयर क्रोमोसोम कितना में बदल जाएगा? 22। आधा निष्क्रिय हो जाएगा, 22 को रह जाएगा। ठीक है, तो इस 22 पेयर क्रोमोसोम में बताओ मेल का भी कैरेक्टर बच्चे में है और फीमेल का भी कैरेक्टर बच्चे में आ गया। तो जो संतान जन्म लेगा वो पिता के तरह भी होगा और मां के तरह भी होगा। इसीलिए बहु को जो लैंगिक जनन करने वाले जीव हैं उनका चेहरा माता पिता से बिल्कुल मैच, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैच नहीं करेगा। अब कान चला गया मां के ऊपर, नाक चला जाएगा बाबूजी के ऊपर, ऐसा होता है ना, आंख चला गया दादाजी के ऊपर। ठीक है, तो संतान जो होता है पूरे फैमिली वाले लोगों की तरह दिखाई देता है। यही है जेनेटिक्स। क्लियर हो गया? बताओ संतान जो जन्म लेगा वो दादा दादी की तरह दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। चाचा फुआ की तरह? हाँ, चाचा फुआ की तरह दिखेगा? चाची फूफा की तरह नहीं दिखेगा। नाना नानी की तरह? मामा मौसी की तरह? मौसा मामी की तरह? नहीं देखेगा। कहीं कहीं दिखता है। कहां दिख गया तुमको? मेंडल देखते रहो कितना मेहनत किए थे, 17 साल ऐसे ही मटर के खेत में ही रहते थे, हमेशा वहीं रिसर्च कर रहे थे। इसमें कोई दिक्कत की नहीं को है ना। एक और पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा, लिखिएगा माता पिता से संतान में, माता पिता से संतान में, माता पिता से संतान में गुणों का स्थानांतरण, गुणों का स्थानांतरण क्रोमोसोम द्वारा, क्रोमोसोम द्वारा, क्रोमोसोम द्वारा होता है। गुणों का स्थानांतरण क्रोमोसोम द्वारा होता है। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर इसके आगे